का इनेकाद किया गया। तकरीब में रिटायर्ड मेजर शाह नवाजुल हसन समेत दीगर ने शिरकत की। मेहमानान गिरामी और ख़ुसूसी तौर पर सिटी 41 की टीम और उनके टीम लीडर शिराज भट्ट साहब, असातिज़ा इकराम और वो बच्चे जो आज सर्टिफिकेट के हकदार हैं, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना की वजह से तकरीबन 5-6 माह हमारा अदारा बंद रहा, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे बच्चे जो ऑन जॉब ट्रेनिंग पर थे वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से अपनी ट्रेनिंग करते रहे और इस वक्त तक 7 कोर्सेज जो हैं वो फारिग हो चुके हैं, जिसमें से 4 को आज हम सर्टिफिकेट अवार्ड करेंगे और बाकियों को 2-3 हफ्ते के बाद उनको मौका देंगे। दिफाए पाकिस्तान के लिहाज से ये ख़ुसूसी तकरीब है। तो आप हैरान होंगे कि ये इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी ऐलान जंग के क्यों हमला कर दिया। कश्मीर में मुजाहिदीन जो है वो कश्मीर में लड़ाई कर रहे थे, जो मकबूजा कश्मीर है, तो उनका प्रेशर इतना पड़ा कि हिंदुस्तान के फौज ने और उनकी एयरफोर्स ने ये सोचा कि हम अचानक पाकिस्तान पर हमला करके ख़ुसूसी तौर पर 3 इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। तो 6 सितंबर 1965 की अलग सुबह उन्होंने सियालकोट के बराबर नारोवाल है और नारोवाल के साथ चविंडा, इस महाल पर दुनिया की दूसरी बड़ी टैंकों की जंग इसको कहा जाता है। दूसरी जंग अजीम में पहली सबसे ज़्यादा बड़ी जंग हुई है और ये दूसरी बड़ी टैंकों की जंग कहलाती है। प्लान उनका ये था कि नारोवाल और सियालकोट के पास से होते हुए हम वजीराबाद का रुख करेंगे और इनकी जो मेन सड़क है लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली, जिसको जीटी रोड कहा जाता है, इसके ऊपर कब्जा कर लेंगे तो इनको आपस में एक दूसरे से कोई मदद नहीं मिल सकती। और ये काम हम 2 दिनों में, हर 3 दिनों में टैंकों के लिए कर लेंगे। उसके लिए उन्होंने चविंडा के महाज पर टैंकों के साथ हमला किया। हमारा और इंडिया का इन्फेंट्री का जो मुकाबला था वो 1 और 6 का था, यानी 1 पाकिस्तान का सिपाही और उनके 6, और टैंकों में 1 और 14 का मुकाबला था। हमारा 1 टैंक और उनके 14 टैंक। गुमसान की लड़ाई हुई। हमारी कुछ तोपें होती हैं, उसको RR तोप कहा जाता है, रिकॉइललेस राइफल। मशीन के ऊपर वो तोप लगी होती है और उसका रुख जिधर को जीप का रुख होता है उसी तरफ होता है और उसमें टैंक शिकन गोला से फायर किया जाता है। तो वो जो टैंक शिकन RR रेजिमेंट थी, उसकी गाड़ियां पहले एक जगह से फायर करती, कुछ गोले, फिर अपनी पोजीशन चेंज करके 4-5 किलोमीटर इधर, 4-5 किलोमीटर उधर, कुछ उससे आगे जाके और फौरी तौर पर वहां से फायर करते और फिर किसी और जगह से फायर करती, फिर वापस पहली जगह से आके फायर करते। तो दुश्मन को ये लगा कि हमारे मुकाबले में इनके टैंक भी इतने ही हैं जितने हमारे हैं।
لیکن بہرحال ان کے جب ٹینک بڑھے تو آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ لوگوں کو ٹینکوں کے نیچے بم لے کے لیٹنے کی کیا ضرورت پڑی۔ اب ٹینک کو ٹینک کے ساتھ ہی مارا جا سکتا ہے یا ایک وائرلیس رائفل جو ہے، جو اس کی میں نے ابھی بات کی ہے، وہ بالکل رینج میں ہوتا، مشین گن سے، رائفل سے، جو ہاتھ میں گرنیڈ پکڑا ہوتا ہے پھینکتے ہیں، اس سے ٹینک کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ آپ مورچے میں ہیں اور ٹینک ادھر سے جا رہا ہے یا ادھر سے ادھر کو جا رہا ہے، آپ کے ادھر سے ایسے گزر رہا ہے، تو آپ نے اس کے نیچے جو ہے وہ بم جو ہے وہ رکھنا ہے، جو کہ ٹینک شکن اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ زمین کے برابر ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا کھڈا کھود کے اس میں رکھ دیتے ہیں اور اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، تو ٹینک کا